हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड अपने स्टार्ट कर दिया था। और चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर इससे पहले अपने दो वीडियो पढ़ ली। उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो पॉइंट्स थे, वो अपन ने देख लिए थे। इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो बेटा जो रिमेनिंग पोर्शन है, उस रिमेनिंग पोर्शन को अपन क्या करते हैं, खत्म करते हैं और इसी तरह से आगे आगे चलते रहेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन बात करेंगे जो पॉइंट नंबर 11 है, जो पॉइंट नंबर 11 है, जो 11th पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो सीधी सी बात है, आज इक्विटी सबको जरूरी है, ठीक है। इक्विलिटी जिसको अपन बोलते हैं, इक्वल राइट्स होने चाहिए, ठीक है। जो कह सकते हैं कि कुछ समय पहले या फिर पुराने जमाने में जब चीजें हुआ करती थी, तो उस टाइम पर सर जो फीमेल्स को कह सकते थे कि प्रॉपर या फिर फुली राइट्स नहीं थे, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क नहीं कर सकती थी। लेकिन आज के टाइम पर देख लो, बॉयज से भी आगे कौन है, गर्ल्स आगे है ना। हर फील्ड के अंदर आपको गर्ल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, उससे आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो। और आप इस पॉइंट को कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर सर आपको कोई भी भेदभाव नहीं करना है। कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई रिलेटिव है तो वो काम कम कर रहा है, वो वर्क तो कम कर रहा है, लेकिन उसको आप हाई पे स्केल पे कर रहे हो, ठीक है। अच्छा सैलरी पे कर रहे हो, अच्छा रेम्युनरेशन पे कर रहे हो। क्या बेटा ये सही है क्या? तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पे स्केल या फिर जो सैलरी देनी है वो किसके बेस पर देनी है? अरे वर्क वर्क के बेस पर सर, सही बात है बिल्कुल। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी रेफर्स टू काइंड fair and just treatment of employees. Employees will put in their maximum efforts only when they are treated with kindness and justice. If a manager is based in the dealing with employees, the employees will get dissatisfied and will not contribute to their maximum capacity. Equity does not mean equal salary for a person and a superior, but means the application of the same disciplinary rules, leave rules, etc., irrespectively of grades, position, gender, language, caste, belief, or nationality. It the organization follows this principle, the moral of employees and their motivation level will be boosted up. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का ये मतलब नहीं है कि खाली आपको पे स्केल के ऊपर ध्यान देना, नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये भी कहता है कि आपको कास्ट बेस पर, रिलीजन बेस पर, ये कुछ पॉइंट्स है, इसके ऊपर भी क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट को बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं और आगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स। अब ये क्या बोलता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट तो पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, क्या लिख रखा है, ये लाइन मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं कि ये लाइन तो आपको पुट डाउन करनी है। क्या करनी है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो क्या बोलता है ये प्रिंसिपल, तो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजर मस्ट प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद अ फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी, with the feeling of job insecurity. Employees cannot contribute their maximum efforts. Frequent turnover of employees is a bad for organization. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। Frequent turnover of employees is bad for the organization and such decision must be taken only when they are almost unavoidable. Companies spend a lot of new employees by providing them training, and if they leave the job after training, it would be loss for the company. Organization should give proper time for employees to settle in. बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ट्रेनिंग के ऊपर एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बियर करती है कंपनी, तब जाके कोई भी एक पर्टिकुलर जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, वो प्रॉपर ट्रेंड होता है। और आप खुद सोचो ना कि एक ऐसा एम्प्लॉय है
जो 6 महीने तक ट्रेनिंग पीरियड पे रहता है और जैसे ही उसका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है अगर उसको निकाल दिया जाए या फिर वो खुद निकल जाए तो क्या ये अच्छी है क्या कंपनी के लिए? नहीं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो 6 मंथ तक कंपनी ने आपको सिखाया, कंपनी ने आपको सिखाया तो कहीं ना कहीं तो बेटा कॉस्ट तो लगती है सर, बिल्कुल कॉस्ट लगती है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। और आप कह सकते हो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर भी नहीं करने हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आज मैं जहां पर भी जाता हूं सब बोलते हैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए हमको। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी कोई भी, जैसे कि कोई एमबीए है, कहीं पर भी रिक्रूटमेंट होता है तो एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए। भाई मैं उन सबसे कहना चाहता हूं तो कभी न कभी तो जो आप एक्सपीरियंस होल्डर ले रहे हो वो भी कभी न कभी तो फ्रेशर थे, तो कभी न कभी उनको भी पोजीशन तो मिली थी। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर युवा आता है, यूथ आती है, आज की जनरेशन आती है, तो कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस जरूर आता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, ठीक है। तो पीडब्ल्यू के पास में आज के टाइम पर जो टीम है वो पूरी यूथ है, वो पूरी यूथ है, अपन सबको सीखना चाहिए, ठीक है सर। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्संस का क्या मतलब होता है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्संस का क्या मतलब होता है? तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन का मतलब होता है कि सर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना है? फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करना है क्या? नहीं सर, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं करना है। सर क्या करना है? आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं करना है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करने से आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा? सर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग की, मतलब कॉस्ट का भी बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है, और कहीं ना कहीं ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ में आप ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं उस एम्प्लॉइज का भी तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बार बार अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो गोल है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, वो गोल क्या होता है सर? कंप्लीट नहीं होता है। वो सर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो सर कंप्लीट नहीं होता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्संस। क्या नाम है सर? स्टेबिलिटी टेन्योर ऑफ पर्सनल। चलते हैं आगे, ठीक है। अब वॉयलेशन पढ़ लेते हैं कि अगर अगर इस प्रिंसिपल को अपन फॉलो नहीं करते तो क्या होगा। तो सीधी सी बात, क्या पढ़ने की जरूरत है क्या? अरे सर रिसोर्सेज का क्या होगा? वेस्ट होगा। क्या होगा सर? रिसोर्सेज का वेस्ट होगा, यानी कि इनएफिशिएंसी आएगी। क्या इनइफेक्टिवनेस भी? यस बिल्कुल। जो गोल आपका, जो टारगेट था, जो विजन था, आपका गोल था कि आपको 10 मंथ के अंदर, 10 मंथ के अंदर आपको एक पर्टिकुलर एक्स यूनिट का प्रोडक्शन करना, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, क्योंकि आप बार बार फ्रीक्वेंट ट्रांसफर कर रहे हो या फिर एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी चीज नहीं है। तो इस पॉइंट को इसलिए बोला गया है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, जो फ्रेशर्स आते हैं उनको एक थोड़ा टाइम देना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम दे लो, देकर देख लो। हाँ ठीक है, अगर उसके बावजूद भी वो नहीं, वो चीज नहीं हो पा रही है तो ठीक है, वो एक अलग चीज है, आप उनको निकाल सकते हो या फिर उनका ट्रांसफर भी कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करना एक अच्छी चीज नहीं है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग द न्यू जॉब, ठीक है। डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉइज, कहीं कहीं जो एम्प्लॉइज होते हैं वो भी डिससेटिस्फाइड होंगे। अरे यार सर ने हमको निकाल दिया, जिस जॉब पोजीशन के लिए हम गए थे वहां पर हमारा नहीं हुआ। तो क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है, जो वर्कर होता है, तो वो क्या करता है, वो फिर आगे का सोचता ही नहीं है। वो बोला ठीक है जो चल रहा है वो चलने दो यार, वो जॉब तो मेरे काम की नहीं है, उस लेवल का तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं, ठीक है। तो ये कुछ वॉल्यूशन है किसके? आपके, मेरे, या स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्संस के? तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्संस है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इनिशिएटिव, दैट इज अ इनिशिएटिव। व्हाट मीन बाय इनिशिएटिव? तो देखो वही लिख रखा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, यहां पर नहीं लिखा, लेकिन आपको लिखना है। आपको क्या करना है बेटा? लिखना है। तो इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन। फेल सजेस्ट दैट एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग and executive plan. This will motivate या फिर motive employees. Manager must welcome their suggestion and ideas before framing the plan. This would create a feeling of belongingness and organization goal can be achieved
ऑन टाइम। बहुत ही अच्छी बात बोली है फेयल सर ने, मैं भी इस पॉइंट को मानता हूं। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करो, जब भी कोई न्यू प्लान, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन का कोई न्यू प्लान सेट कर रहे हो, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी जो लोग हैं, जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉइज है, सब लेवल के, उनसे भी कहीं ना कहीं आप को कुछ राय लेनी चाहिए, कुछ सजेशन मांगने चाहिए। देखो हो सकता है कि कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो लोअर लेवल पर वर्क कर रहा हो, क्या जरूरी है क्या कि उसका माइंडसेट लोअर लेवल तक ही हो सकता है वो टॉप लेवल तक की बात सोचता हो। ठीक है, देखो सबकी फैमिली की कंडीशन से एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, ऐसे मैंने काफी सारे युवाओं देखे हैं जो एक छोटी सी को बड़ा सपना देखते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के कारण वो कुछ छोटी मोटी वर्क कर लेते हैं। ऐसे आपने कितने स्टोरी देखी होगी कि कोई जो आज आईएएस है, जो आरएस है, जो आज एक सीए है, उन्होंने एक छोटी छोटी एक अभी उदयपुर के जो भी रिसेंटली जो आपके कलेक्टर हैं, ठीक है, वो खुद उन्होंने एक जो सीए, वो पहले एक सीए थे, ठीक है, वो कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, उन्होंने खुद ने बोला है, कोड किया है इस लाइन को कि मैंने एक शॉप में काम किया है। ठीक है, तो क्या जरूरी है क्या कि सोच शॉप में काम किया, किराना की शॉप पर, एक प्रोविजन शॉप पे काम किया है तो प्रोविजन शॉप तक ही दिमाग लगाएंगे? उन्होंने उसके बाद में सीए का एग्जाम क्वालिफाइड किया है, सीए के एग्जाम के क्वालिफाइड करने के बाद में उन्होंने जो आईएएस का एग्जाम्स होते हैं वो भी क्वालिफाइड किए गए हैं, है ना। तो अपना जो विश्वास बेच का मेन मोटिव यही है कि गांव गांव तक अपने को पहुंचना है, उन युवाओं के लिए कुछ काम करना है जो एक छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखते हैं। तो वही पॉइंट है, इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जब भी आप कोई न्यू प्लान बनाओ आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको सबसे सजेशन लेना है। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, अगर आप, हो सकता है कि कोई एक अच्छा सजेशन आपको मिल जाए, तो जिससे दो बेनिफिट होंगे, कहीं ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होगा और उसी के साथ साथ में उस एम्प्लॉय का भी मोटिवेशन बूस्ट बढ़ेगा, और उसका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके साथ वाले एम्प्लॉय को और ज्यादा बढ़ेगा। और यार सर ने इसकी बात मानी, ठीक है, इसने कुछ बोला, अगली बार कभी भी कुछ मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा, तब तो मैं बताऊंगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉइज है उनमें भी मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। एक बार वापस पढ़ते हैं, अच्छा पॉइंट है। इनिशिएटिव का मतलब होता है, इनिशिएटिव रेफर टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, टेकिंग द first step with self motivation. Fail suggests that employees in the organization must be given an opportunities. एम्प्लॉइज को क्या मिलनी चाहिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव द प्लान। ठीक है, कुछ बनाते हैं तो उनको क्या मिलना चाहिए सर, उनको एक मौका देना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। दिस विल मोटिवेट एम्प्लॉइज, मैनेजर मस्ट वेलकम देयर सजेशन। ठीक है, आपको सब सजेशन का क्या करना है, वेलकम करना है। आइडियाज बिफोर फ्रेमिंग द प्लान, प्लान बना उससे पहले आपको जितने भी सजेशन है उनका वेलकम करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। दिस वुड क्रिएट अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी अचीव्ड ऑन टाइम, यानी कि इफेक्टिवनेस भी लिख सकते हो। वॉयलेशन पढ़ लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप आपकी खुद की मनमानी करोगे, ठीक है, किसी की नहीं सुनोगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्कर्स है वो काम प्रॉपर नहीं करे, हो सकता है कि जो गोल है वो टाइम पर क्लियर नहीं हो सकता है कि आपके एम्प्लॉय वो क्या हो जाए बेटा, डीमोटिवेटेड हो जाए। सर क्या हो जाए, डीमोटिवेटेड हो जाए। तो डीमोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज विल नॉट वर्क इन द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। ठीक है, जो उनकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब आप उनसे नहीं पूछेंगे तब। अगर आप उनसे पूछेंगे, उनके सजेशंस का वेलकम करेंगे, उनको इंस्पिरेशन करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, तो वो और अच्छी आपको सजेशन देने की हिम्मत रखते हैं। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या होता है। एंड द लास्ट पॉइंट जो 14 प्रिंसिपल थे उसका लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है सर, लास्ट पॉइंट है एस्प्रिट डी क्रॉप्स। ठीक है, ये क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी, a manager should replace with I with we. This will give rise to mutual trust. Manager should encourage and promote their team spirit. Group effort is a more powerful. Group effort is a more powerful than individual effort. Organization goal can achieved easily through the group contribution. एस्प्रिट डी क्रॉप्स का मतलब होता है
कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर जहां पर भी आप वर्क कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में यह नहीं बोलना है कि सब काम मैंने किया है। बच्चों, बहुत ज्यादा थकान आ रही है, आवाज से भी लग रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। रात की 2 बज के फिक्स 2 बज के 1 मिनट हो गया है, ठीक है। लेकिन यही है कि कहीं ना कहीं बच्चा सफर नहीं करे, इसलिए अपने को रिकॉर्डिंग बहुत प्रॉपर करनी है, ऑन टाइम करनी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे को सफर नहीं होना पड़े, ठीक है। बहुत ज्यादा थकान आ रही है, लेकिन आप लोगों के लिए बस जीना है तो आप लोगों के लिए जीना है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है कि सर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई शुड रिप्लेस विथ वी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपको जब भी कोई टारगेट दिया जाए, जब भी आप कुछ भी काम करो, तो आपको ये नहीं बोलना है कि ये काम मैंने किया है। आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि हम सब ने मिलकर इस वर्क को पूरा किया है। ये पूरी टीम, पूरा ग्रुप जब मिलता है तब जाके एक गोल अचीव होता है। देखो, आज मैं आपको अकेला नहीं बोल सकता हूं कि मैंने बच्चों को पढ़ाया इसलिए बच्चों के मार्क्स आए, नहीं। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहता हूं, वो देना चाहता हूं पेरेंट्स का, कि जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया। दूसरा धन्यवाद बच्चों का सबसे ज्यादा, कि देखो आज मैं कितना भी चिल्ला लूं, ठीक है, अगर आप पढ़ो नहीं तो क्या मतलब, ठीक है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बच्चों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। जिस टूल से आप मेरे को देख पा रहे हो, ठीक है, जो वॉइस प्रॉपर आ रही है, उसका भी अपन धन्यवाद कहते हैं, ठीक है। देखो, धन्यवाद कहने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। जिसने अपना सपोर्ट किया है, उसको धन्यवाद देने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं, ऑन टॉपिक पे आते हैं। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है कि देखो भाई, फॉर एन एग्जांपल, कल आप लोगों का रिजल्ट आता है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि मेरे वजह से बच्चों का रिजल्ट आया, नहीं। सबकी मैं से बोल सकता हूं कि पूरी टीम डीएसए के अंदर जितने भी लोग हैं, उन सब की मेहनत, बच्चों की मेहनत, पेरेंट्स की मेहनत जाके एक रिजल्ट, कह सकते हैं कि एक रिजल्ट आता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ खाली बच्चा बिजनेस पढ़ के नंबर ला सकता है, और ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि खाली बच्चा इको पढ़ के नंबर ला सकता है, और ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि खाली अकाउंट्स पढ़कर नंबर आते हैं, और ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि खाली इंग्लिश पढ़कर नंबर आते हैं, और ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि खाली हिंदी पढ़कर नंबर आते हैं, और ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि खाली मैथ्स पढ़कर नंबर आता है। लेकिन ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि जब सब पढ़ेगा बच्चा, तब मार्क्स आएगा, तब मार्क्स आएगा। तो आई शुड रिप्लेस विथ वी। आई अपने को ऐसे नहीं बोला कि मैंने अकेले नहीं किया, हम सब ने मिलकर किया। हम सब ने मिलकर ये काम किया, मैंने काम नहीं किया, हम सब ने मिलकर काम किया। लिख लेना ऊपर, मैंने काम नहीं किया, हम सब ने मिलकर काम किया। इसको बोलते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स। आई होप कि जो 14 प्रिंसिपल्स थे वो आपको अच्छे से नहीं बल्कि बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक बार फटाफट से रिकेप कर लेते हैं, सर अभी तक आपने क्या क्या पढ़ाया, तो देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखो, हेनरी फ्योल के कितने प्रिंसिपल सर, तो हेनरी फ्योल सर थे, उन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल दिए। सर कितने दिए? 14 प्रिंसिपल दिए। कौन कौन से दिए? तो एक एक के ऊपर बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, फिर अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, फिर रेमुनेशन टू द पर्सनल्स। फिर पढ़ते हैं आगे। उसके बाद में डायरेक्ट में लेके जाता हूं आपको। फिर पढ़ा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव और एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो यहां पर आपके पूरे के पूरे कितने, हेनरी फ्योल सर ने जो 14 प्रिंसिपल दिए थे, कितने प्रिंसिपल? जो 14 प्रिंसिपल दिए थे, वो पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल होते हैं खत्म। आई होप कि यहां तक जो 14 प्रिंसिपल दिए थे वो आपको अच्छे से नहीं बल्कि बहुत अच्छे से समझ में आए हो, और भी कुछ डाउट हो तो क्या करना है, आप सभी को पता है बच्चा पार्टी की जो व्हाट्सएप नंबर है डीएसए क्लास उदयपुर के, उस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कनेक्ट होना है और आपका जो डाउट है उस डाउट को पूछना है, जिसकी वजह से आपके एग्जाम्स में नंबर कम नहीं आ सके। धन्यवाद टीम डीएसए।